Hello guys, in today's lecture we will discuss about the pharmacology of adrenergic antagonists. Now adrenergic antagonists are also called as sympatholytic drugs because they deactivate the adrenergic receptors. Adrenergic receptors are alpha 1, alpha 2, beta 1 and beta 2. So according to the receptors blockage, they are classified into the two types. First one that blocks the alpha 1 and alpha 2 receptors are alpha blockers, then the beta blockers. Another class is drugs that block the neurotransmitter uptake or the release. Now we know the catecholamines are the epinephrine, norepinephrine. So adrenergic antagonists they oppose the functions of norepinephrine and epinephrine or the adrenergic agonists. So basically, first of all, we will discuss about the alpha blockers. Alpha blockers are further classified into the selective alpha blockers, and another class is non-selective. ये अपने नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स जो हैं वो अल्फा 1 रिसेप्टर पर भी काम करेंगे और अल्फा 2 रिसेप्टर्स पर भी काम करेंगे, और सिलेक्टिव जो होंगे वो या तो अल्फा 1 पे काम करेंगे सिर्फ या फिर अल्फा 2 पे काम करेंगे. अब नॉन सिलेक्टिव में जो है अल्फा ब्लॉकर्स में से फिनॉक्सीबेंजामीन आ जाता है और फेंटोलामीन आ जाता है. अब जो नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन, ये ब्लॉकेज करवाते हैं अल्फा 1 की भी और अल्फा 2 की भी. अब जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो मोस्टली जो है प्री टर्मिनल्स पे लोकेटेड होते हैं. अब इनको जो अल्फा 2 ब्लॉकर्स हैं इनके ऊपर नॉरएपिनेफ्रिन काम कर रहा था और हमारी वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा था, लेकिन अब क्या होगा कि अल्फा 1 भी ब्लॉक हो गया और अल्फा 2 भी ब्लॉक हो गए, तो नॉरएपिनेफ्रिन की जो है हमारी ब्लड में कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी. फिर वो जब इंक्रीज अमाउंट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन होगा ना वो बीटा ब्लॉकर्स पर काम करेगा, वो बीटा 1 पे जाके मतलब अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा. तो बीटा 1 जो है वो टैकीकार्डिया करवाते हैं. तो फिर होगा ये कि फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन की वजह से जो है वो टैकीकार्डिया हो जाएगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया. जितने भी अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स होते हैं एल्फाजोसिन, डॉक्साजोसिन, फेंटोलामीन, फिनॉक्सीबेंजामीन, पैराजोसिन, यूहेम्बिन और टेराजोसिन, ये सारे जो हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स ये वेजो डायलेशन करवाते हैं और हम हाइपर टेंशन में देते हैं ताकि हाइपोटेंशन हो, मतलब ब्लड प्रेशर का लेवल कम हो. लेकिन जो हमारे नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं जैसे फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन, ये क्या करते हैं कि अल्फ़ा 1 को भी ब्लॉक करते हैं और अल्फ़ा 2 को भी ब्लॉक करते हैं. जब ये अल्फ़ा 2 को ब्लॉक करेंगे तो हमें पता है अल्फ़ा 2 के ऊपर जो है नॉरएपिनेफ्रिन काम कर रहा था और वो वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा था. लेकिन जब अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स उसके ऊपर रिसेप्टर्स के ऊपर आए तो फिर इन्होंने नॉरएपिनेफ्रिन को मतलब नॉरएपिनेफ्रिन ने काम करना छोड़ दिया, तो नॉरएपिनेफ्रिन का जो है ब्लड लेवल बढ़ जाएगा. जब नॉरएपिनेफ्रिन हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा तो वो जो है बीटा 1 पे जाके रिसेप्टर्स पे जाके काम करेगा. बीटा 1 रिसेप्टर्स जो है हमारे हार्ट में लोकेट होते हैं और ये कॉज करवाते हैं टैकीकार्डिया. जब इंक्रीज अमाउंट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन बीटा रिसेप्टर्स पे आके अपना फंक्शन परफॉर्म किया उसने और तो टैकीकार्डिया करवाया. जब टैकीकार्डिया हुआ तो इस टाइप के टैकीकार्डिया को हम कहते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया. तो फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन जो है वो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवाते हैं, इसलिए इनको हाइपरटेंशन में दिया नहीं जाता है क्योंकि हाइपरटेंशन में ऑलरेडी जो है टैकीकार्डिया हो रहा होता है. ये सिर्फ फियोक्रोमोसाइटोमा एक कंडीशन होती है, उसको ट्रीट करने के लिए हम फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन देते हैं. अब जो फिनॉक्सीबेंजामीन है उसका मतलब ये एपिनेफ्रिन की रिवर्सल करवाता है. कैसे कि जो एपिनेफ्रिन अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, मतलब वो वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा था, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था. अब हमने अगर फिनॉक्सीबेंजामीन दे दिया तो फिनॉक्सीबेंजामीन अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेगा और एपिनेफ्रिन के फंक्शन को रिवर्स करेगा. तो इस कंडीशन को हमने कहा एपिनेफ्रिन रिवर्सल.
नाउ द सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं पैराजोसिन, अल्फाजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन और यूहिम्बीन। अब जो पैराजोसिन, डॉक्साजोसिन है और टेराजोसिन, ये जो है सिलेक्टिव होते हैं सिर्फ अल्फा वन रिसेप्टर्स के लिए। ये अल्फा वन रिसेप्टर्स पे अपना काम करते हैं और ये हाइपरटेंशन के लिए दिए जाते हैं। वाइल अल्फाजोसिन जो है वो भी अल्फा वन रिसेप्टर्स के लिए सिलेक्टिव होता है और ये हम बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में देते हैं, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड का हाइपरट्रॉफी हो जाता है मेल्स में अबव दी 40 एज। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम अल्फाजोसिन देते हैं। नाउ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द अल्फा ब्लॉकर्स। इसके एडवर्स इफेक्ट ये होंगे मोस्ट कॉमनली ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब हमें पता है अल्फा ब्लॉकर्स जो हैं वो वेसल्स को डायलेट करवा रहे थे। अब जब जो हमारी लोअर लिम्ब की वेसल्स हैं उनके अंदर जो है ब्लड पूल हो जाएगा ग्रेविटी की वजह से। जब कोई बंदा लेट के खड़ा होगा, सुपाइन पोजीशन में है और वो स्टैंड हुआ, तो क्या उसका सारा ब्लड जो है ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ जाएगा, उसकी लोअर लिम्स में आ जाएगा। जब सारा ब्लड लोअर लिम्ब में पूल हो जाएगा, उसके ब्रेन को ब्लड नहीं मिल रहा होगा, तो पेशेंट विल फील डिजीनेस और वो बेहोश होकर गिर जाएगा। इसको कहते हैं हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन ड्यू टू द डायलेशन ऑफ द वीन। नाउ द टैकीकार्डिया, मैंने मैकेनिज्म आपको बताया, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवाते हैं हमारे नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। दूसरा वर्टाइगो। Now the next class of adrenergic antagonists are the beta blockers. Beta blockers are further classified according to their mode of action. They are classified into the non-selective beta blockers and selective beta blockers. Non-selective beta blockers act on both receptors beta 1 and beta 2. Beta blockers are used for the treatment of mainly for the treatment of hypertension, cardiac arrhythmias, angina pectoris, glaucoma and hyperthyroidism. So now coming to the non-selective beta blockers, this class includes the propranolol, pendolol, nadolol, sotalol and timolol. Now discussing about the propranolol. Propranolol acts on the cardiovascular system. It decreases the heart rate as well as the blood pressure. It has both negative chronotropic as well as negative inotropic effect. ये हार्ट रेट कैसे डिक्रीज करवाता है? इट एक्ट्स ऑन दिस बीटा रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन दिस साइनोएट्रियल नोड्स। जब ऐसे नोड के ऊपर ये एक्ट करेंगे तो ये उस रिसेप्टर्स का फंक्शन जो है वो ब्लॉक कर देंगे। तो उस ब्लॉकेज की वजह से जो ऐसे नोड की है फायरिंग डिक्रीज़ हो जाएगी। जब ऐसे नोड फायर करना बंद कर देंगे तो डायरेक्टली हमारा हार्ट रेट भी कम हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर किसके कार्डिक आउट, जब हार्ट रेट कम होगा तो कार्डिक आउटपुट भी कम होगा, इवेंचुअली ब्लड प्रेशर भी हमारा फिर कम होगा। जब ऐसे नोड की फायरिंग डिक्रीज़ हो जाएगी, हमारा हार्ट रेट भी डिक्रीज़ हो गया, तो अब इवेंचुअली हमारा कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होगी, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी। तो जो प्रोपेनालोल है वो हम इंजाइना पेक्टोरस में भी देते हैं। जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जिनके अंदर प्रोपेनालोल और पिंडोलोल वगैरह आ जाते हैं, ये बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट तो करते ही हैं। हमारे जो लंग्स के अंदर है बीटा 2 रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं, उनका फंक्शन होता है ब्रोंकोडाइलेशन करवाना। अब जब हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो बीटा ब्लॉकर्स जाके नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स बीटा 1 पे भी एक्ट करेंगे, बीटा 2 पे भी एक्ट करेंगे। जब वो लंग्स के ऊपर बीटा 2 पे एक्ट करेंगे तो हमारी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, क्योंकि ब्रोंको डायलेशन नहीं हो रही है, बीटा 2 का काम नहीं परफॉर्म हो रहा है, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो वी शुड प्रिवेंट गिविंग दीज नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स टू द एस्थमा और द COPD पेशेंट। जो है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स का वो होता है पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन। ये इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। कैसे? मैंने आपको बताया जब कार्डिक आउटपुट कम हो रहा था तो ब्लड प्रेशर इवेंचुअली कम हुआ। अब जब ब्लड प्रेशर कम हुआ तो एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म बॉडी में स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से बॉडी ने पेरिफेरी में ब्लड जाने से रोकना शुरू कर दिया। उसने वेसल्स जो पेरिफेरी में जा रही थी उनको कंस्ट्रिक्ट कर दिया। जब वो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई तो अब हमारी जो रीनल आर्टरी है, किडनी की तरफ भी ब्लड कम जाना शुरू हुआ। उन वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन की वजह से रीनल परफ्यूजन कम हुआ। जब रीनल परफ्यूजन कम हुआ तो ब्लड के अंदर जो सोडियम की रिटेंशन हो रही थी, कंटिन्यूसली जो है हमारी बॉडी से किडनी जो है एक्सक्रिएट करती रहती है ये सोडियम को। लेकिन अगर जब रीनल परफ्यूजन ही कम हो रहा है तो बॉडी के अंदर प्लाज्मा के अंदर सोडियम की रिटेंशन हो जाएगी इस इफेक्ट की वजह से। तो
तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स का थेराप्यूटिक यूज़ ये हुआ, एक तो इनको एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, हाइपरटेंशन में और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी देना चाहिए। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में क्यों देना चाहिए? हाइपरथायरॉयडिज्म के दौरान जो है हमारी सिंपैथेटिक आउटफ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लेन करता है पाल्पिटेशंस की, उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस दौरान हमें बीटा ब्लॉकर्स देने चाहिए। दूसरा बीटा ब्लॉकर्स का जो है ग्लाइकोमा में रोल है। जो टाइमोलॉल है, इसके जो है ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन आते हैं, ड्रॉप्स आते हैं, ये एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करवाता है, इस वजह से ये ग्लाइकोमा में भी सूटेबल है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू द बीटा सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। इनको हम कार्डियो सेलेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि दे आर मेनली यूज्ड एज दी drug for the hypertension and myocardial infarction as well as in the angina pectoris. Now जो बीटा 1 सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, एटिनोलॉल, एसीब्यूटोलॉल, बेसोप्रोलॉल या एस्मोलॉल, मेटोप्रोलॉल, ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं। इनका बीटा 2 के ऊपर कोई रोल नहीं होता, सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर रोल होता है। सो इट इज़ सूटेबल फॉर द पेशेंट। एस्थमा के जो भी पेशेंट होते हैं उनको देने के लिए सूटेबल है, और COPD के पेशेंट्स के लिए भी, क्योंकि इनका लंग के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये इफ़ेक्ट सिर्फ बीटा 1 के ऊपर ही करते हैं। नाउ द थर्ड ग्रुप इज़ ड्रग दैट ब्लॉक्स द न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक। अब कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात हो रही है इधर? नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की। हमें पता है हमारी नर्व टर्मिनल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में जो है वेजिकल्स की फॉर्म में ये न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं। वेजिकल्स की फॉर्म में क्यों? क्योंकि इनके ऊपर फिर हमारा जो एंजाइम है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज वो एक्ट नहीं करता। अगर ये वेसिकल्स से बाहर होंगे तो इनके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा। दूसरा ये कि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर्स लोकेटेड होते हैं जिनको हम कहते हैं एटीपेस ट्रांसपोर्टर। इसकी वजह से मैग्नीशियम एटीपेस ट्रांसपोर्टर। अब रिजर्पिन क्या करता है? उस ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देगा। जब वो इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देगा तो हमारा जो है ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है रिलीज़ ही नहीं हो पाएगा और अपना फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। गोनिथिडीन क्या करता है? गोनिथिडीन जो है वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के ये जो स्टोर्स हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इनकी स्टोरेज को ना डिप्लेट करवा देता है, मतलब वो ये ख़त्म कर देता है, तो इनका ये रोल होता है। नाउ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स दैट इंक्लूड्स द प्रोपेनोलॉल। इनके साइड इफ़ेक्ट ये होंगे, समय पहले ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे ये, इसलिए एस्थमेटिक पेशेंट्स में देना बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा ये एरिथमिया कॉज करवाएंगे। एरिथमिया क्यों कॉज करवाएंगे? फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट सडनली जो है प्रोपेनोलॉल लेना बंद कर दे, उसकी वजह से क्या होगा? उसके रिसेप्टर्स जो अब डायमिनिश हो चुके थे प्रोपेनोलॉल की एक्शन की वजह से, क्योंकि उसने रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया था, फिर रिसेप्टर्स की हमारी बॉडी में सिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जब बीटा ब्लॉकर्स बीटा रिसेप्टर सिंथेसाइज होंगे तो वो अपना फंक्शन भी फिर परफॉर्म करने लग जाएंगे। ज़्यादा रिसेप्टर सिंथेसाइज होंगे तो कंडीशन वर्स हो जाएगी, मतलब इंजाइना की या पाल्पिटेशंस या फिर एरिथमिया की कंडीशन फिर सामने आएंगी, क्योंकि ज़्यादा रिसेप्टर्स सिंथेसाइज हो गए हैं और फिर जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन फिर वो उन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा और सिंपैथेटिक एक्टिविटी दोबारा से हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाएगी। साइड इफेक्ट ऑफ द नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स इज सेक्सुअल डिसफंक्शन। Sympathetic nervous system causes ejaculation in the male. Blocking the sympathetic activity by the non-selective beta blockers result into this sexual dysfunctions, arrhythmia and bronchoconstriction.